की लाइट आ रही है और आप देख वहां रहे हैं जहां ऑब्जर्व लिखा हुआ है, इसको कहेंगे ग्रेविटी ने लाइट को ऐसे करके मोड़ दिया, यानी रास्ता ही पाथ ही मुड़ गया उसके मास के कारण, द्रव्यमान के कारण। तो इसीलिए द क्वेश्चन इज हियर, प्रश्न ये उठा, कैन ग्रेविटी चेंज द बिहेवियर ऑफ लाइट? क्या प्रकाश का व्यवहार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चेंज होता है, बदलता है, परिवर्तित होता है? हाँ बिल्कुल, वन श्योर, द ग्रेविटी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ लाइट। और मास के कारण जो है, जो बेंड ऐसे करके आया, उसके कारण ये लाइट का पाथ ही मुड़ गया। इसी को ग्रेविटेशनल लेंस कह दिया गया है, गुरुत्वीय लेंस होता है इसे विज्ञान की भाषा में। सबकी भाषा अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ना भी समझ में आए, हो सकता है समझ में आ भी जाए। दूसरा, ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, तारों का जीवन काल। माने क्वेश्चन होते हैं हमारे, क्या तारे जन्म लेते हैं, क्या तारे को बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, क्या तारे खत्म हो जाते हैं, क्या तारे मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। तो इसके बारे में जवाब देने के लिए विज्ञान ने रिसर्च किया, खोज की, गवेषणा की, अनुसंधान किया, जाना और इन चीजों को पहचाना कि वास्तव में तारे हैं क्या विशाल समूह हैं गैसेस के, अंतरिक्ष में भरे हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, एनर्जी हैं, बादल हैं बहुत सारी गैसेस के। तो उनमें से हाइड्रोजन के बादल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें दबा करके गर्म करता है, और गर्म करते करते इतना प्रेशर लगाता है उनके ऊपर, तो जो अगर हम प्रेशर लगाएंगे किस चीज पर, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पी प्रोपोर्शनल टू टी, जैसे पढ़ा होगा आपने। इस चीज को दबाएंगे तो उसमें जो है हम प्रेशर लगा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो तारे पर जब ऐसे करके गुरुत्वाकर्षण बल हाइड्रोजन के बादलों पर ऐसे दबाता 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 जा रहा है, ऐसे करके दबाते दबाते 10⁸ केल्विन इतना टेम्परेचर उनके अंदर पहुंचा, तो उनके अंदर से एक फोर्स क्रिएट होगा और एक प्रक्रिया होना शुरू हो जाएगी उनके अंदर अंदर। उस प्रोसेस प्रक्रिया का नाम है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। उसके कारण क्या हुआ, एक चमक उत्पन्न होगी, यानी एक आउटवर्ड प्रेशर, बाहर को ऐसे ऐसे करके रेडिएशन निकलेगा, धूप जिसे कहेंगे, विकिरण जिसे कहेंगे, उसके कारण एक चमक उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर एक चमक उत्पन्न हुई और ये बन गया एक तारा। अब स्टार टेक्स 4.5 बिलियन ईयर्स टू बी स्टार। एक तारा कम से कम तारा बनने में, हमारे जैसा तारा यानी सूर्य जैसा तारा, मध्यम प्रकार का एवरेज स्टार जो है, जी क्लास तारा जिसे कह सकते हैं, वो कम से कम पिछले 4.5 अरब साल लग जाते हैं एक तारे को बनने में। अब बहुत सारी क्वेश्चन होंगे आपके पूछेंगे, तो अब देख रहे हैं कि तारा जो है वो गैसेस के गोले हैं, आयनाइज्ड गैसेस के बड़े बड़े गोले हैं। अब वो उनका हाइड्रोजन हीलियम में रिलीज हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। उसके कारण तारा जो है धीरे धीरे करके फूलना शुरू होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते रेड जाइंट, लाल दानव बन जाएगा तारा, और रेडिएशन बढ़ जाएगा। जो उसके प्लेनेट्स हैं, उसके चारों तरफ छोटे बड़े खगोलीय पिंड हैं उन पर, तो रेडिएशन बढ़ते 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 क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा एक दिन आगे आने वाले समय में। अभी देख रहे हैं, अभी तो आफ्टर 4.5 बिलियन ईयर्स है, अभी ऐसा नहीं है कि कल ही जीवन खत्म होने जा रहा है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हम इस पृथ्वी को ही जीने लायक बनाए रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम देख रहे हैं कि ये व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, सफेद बोना बनेगा, प्लेनेटरी नेबुला हो जाएगा, ग्रहीय निहारिका, यानी सुंदर बहुत सारी गैसेज ऐसे ऐसे कई कलर्स की निकलती हुई फूलती चली जाएंगी। उसके बाद में कोल्ड डार्क मैटर उनके ठंडे पदार्थ होंगे, ऐसे करके बिलियन हो जाएगा। तो ये तो बात हुई सूर्य जैसे तारों की, यानी हल्के तारों की, यानी मीडियम क्लास के तारों की। अब सूर्य से बड़े तारे की बात करते हैं। बड़े का मतलब जो सूर्य से लगभग 1.44 टाइम्स बड़ा होता है। इस पर रिसर्च किया था इन्होंने, मिस्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। दे वन द नोबेल प्राइज फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन 1983, 1983 में, इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इनका ये रिसर्च है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर सूर्य के तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना, यानी मान लीजिए 1.44 टाइम्स से ज्यादा है, तो वो व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा, वह अपने बाह्य आवरण यानी जो खोल है उसका, तारे का पूरी लेयर है, उसे ऐसे करके फाड़ देगा, पूरा ऐसे दूर कर देगा, उसके बाद में सुपरनोवा की फॉर्म में फाड़ देगा और बड़ी चमक उत्पन्न कर देगा। यानी सूर्य से बड़ा फटा हुआ तारा जो बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसे इमिट कर दे और एकदम चमका दे, पूरी गैलेक्सी चमक जाए एक बार को, उसे कहते हैं सुपरनोवा। उसके पास में क्या होता है, लगभग 3 गुना ज्यादा मटेरियल बच गया, अगर जितना बड़ा सूर्य है तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे करके घूमेगा, लगभग 1 सेकंड में 600 चक्कर ऐसे ऐसे लगाएगा जो अपनी धुरी पर, और इसमें नॉर्थर्न साउथ पोल भी बन जाते हैं ऐसे करके इसको, और ये इसमें न्यूट्रॉन्स नाम के कण रह जाते हैं, और ये इतना भारी यानी डेंस हो जाएगा, यूं कहें कि 1 चम्मच भर के पदार्थ अगर इसका ले लें हम न्यूट्रॉन स्टार का, तो सैकड़ों कुतुब मीनारों के बराबर हो जाएगा। और अब क्या होगा कि 10 गुने से ज्यादा ऑन एन एवरेज निकल के आ रहा है कि जो मटेरियल बच जाता है वो फटने के बाद में स्पेस टाइम में, अंतरिक्ष में ऐसे करके जो है वो एक रीजन क्रिएट करता है, और इसके बाहर का एरिया जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं, बाहर का क्षेत्र जो है, अगर यहाँ भी कोई चीज आती है तो वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है क्या करेगा, वो हाई चार्ज पार्टिकल्स या एनर्जी की फॉर्म में तोड़ देगा, और यूं कह सकते हैं कि यहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं हो सकती। अगर लाइट को भी एस्केप होना है तो यहाँ से 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड की स्पीड से ज्यादा, यानी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा की जो है एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो ब्लैक होल से भी चीजें बाहर जा सकती हैं। लेकिन है क्या कि यहाँ पर भी कोई चीज जाती है, कोई बॉडी जब वो जो है इसके संपर्क में आया, तो ये चीजों को यूं कह सकते हैं हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स की फॉर्म में जो वो तोड़ देगा, यानी खा जाएगा सारी चीजों को, और डकार भी नहीं लेगा।
इसी का नाम है ब्लैक होल। और ये क्या होता है, ये भी स्टीफन हॉकिंग रेडिएशन की फॉर्म में एवापोराइज्ड होता रहता है, बिलियंस ऑफ बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ईयर में धीरे 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 करके ये भी खत्म हो जाता है और फिर ये इन्हीं सब चीजों में विलीन हो जाती हैं चीजें। यानी यूं कह सकते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी रिबर्थ और रिडेथ को चरितार्थ करते हुए ये तारे ऐसे बनते रहते हैं, जैसे कि सूर्य जैसे तारे 10 बिलियन ईयर्स में बनकर खत्म हुए और 10 मिलियन ईयर्स में सूर्य से बड़े तारे बनकर खत्म हो जाते हैं। और इसी को नाम दिया है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, तारों का जीवन काल। जैसे आपने देखा होगा साइकिल ऑफ मोटरसाइकिल के पहिए ऐसे घूमते हैं, यानी जो तीली जहां पर थी वो वहीं चल के वहीं आ गई। तो ये प्रोसेस है स्टार्स के बारे में वेरी शॉर्ट वे में, बहुत संक्षिप्त, और इसीलिए इसका पूरे एग्जिबिट का नाम रखा है मिस्टर सोरेन चंद्रशेखर के नाम पर, इसका भी नाम रखा है मिस्टर सोरेन चंद्रशेखर एंड द लाइफ ऑफ स्टार, और तारे का जीवन काल। अगर ये बहुत शॉर्ट में था, बहुत कुछ है तारों के बारे में जानने के लिए भी। तो दूसरा आप देखेंगे आपका वेट ऑर्बिट ऑफ द सोलर सिस्टम, दूसरे ग्रहों पर आपका वजन कितना होगा, यानी आप जान सकते हैं कि आपको कितना भारी होंगे आप लोग जो है। तो मरकरी पर अगर आपको बाहर जानना हो तो मरकरी पर जो है वो निकल के आता है कि 1/3 हो जाएगा, यानी आप लोग 30 kg के हैं तो 3 × 30 मतलब 10 किलो को हो जाएंगे। जुपिटर पर मतलब 2.52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 गुना लगभग जुपिटर पर। तो जिसकी जैसी जहाँ ग्रेविटी वहां पर वैसा आपका जो है मास जो है वो उस पर वर्क करेगा ग्रेविटी, तो वो उसका वेट जो है वो ऐसा दिखाएगा कि इतना आपका वेट हो गया। दूसरा वेग ऑफ द यूनिवर्स में आप लोग देख सकते हैं जो है ब्रह्मांड का तोलन क्या है, कि हम देख रहे हैं कि ये जो है डार्क मैटर डार्क एनर्जी के बारे में ऑल अबाउट अभी जिस पर रिसर्च होना बाकी है। ये पूरी चीजें अभी जो है ये कठिन और दिलचस्प चुनौती है जिसका वर्तमान खगोल शास्त्रियों को सामना भी करना है। तो इसको दिखा रहे हैं कि ये बेरासुरुबिन साइंटिस्ट है, उन्होंने इस पर रिसर्च किया। तो देख रहे हैं कि जैसे ये बीच में अगर ग्रेविटी ज्यादा है, ब्लैक होल है, तो इसके जो पास के तारे छोटे बड़े खगोलीय पिंड बहुत तेजी से ऐसे घूमने चाहिए, लेकिन दूर जाने पर ग्रेविटी कम होती जाती है और पाथ भी लंबा रास्ता भी बढ़ता जाता है। तो उसके कारण इनकी गति कम होनी चाहिए, लेकिन ये बाहर वाली जो है एजेस के किनारे वाले जो आपका पदार्थ है, यानी जो बॉडीज हैं, वो बहुत तेजी से घूम रही है, बहुत तेज चक्कर लगा रही है। ऐसा क्या हो रहा है, उन्हें कौन चीज है जो उधर से प्रेशर दे रहा है, कंप्रेस कर रहा है उन्हें, या फिर यूं कहें कंपेल कर रहा है, जो है प्रतिवाद कर रहा है कि बहुत तेजी से चक्कर लगाइए। तो एक क्वेश्चन आया कि समथिंग इज आउट देयर, वहां कुछ तो है। उस कुछ का नाम दिया है कि वो है डार्क एनर्जी, और वो बनी हुई चीजें हैं डार्क मैटर से, जैसे ये नॉर्मल मैटर है ऐसे करके। तो ये अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना डार्क मैटर है एग्जैक्टली, कितना डार्क एनर्जी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल यूनिवर्स का ये वेग है, यानी वेग ऑफ द यूनिवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसमें दो चीजें हो सकता है कि ब्रह्मांड एक तो बढ़ता ही जाए, और या फिर एक बिग क्रंच हो, या फिर बिग जो है रिप हो जाए, यानी जहां से चला था वहीं आ जाए। तो ये बहुत सारी अभी जो है इस पर रिसर्च होना बाकी है। तो कह सकते हैं जब तक ये टोटल तरीके से ना जान लें कि ये डार्क मैटर डार्क एनर्जी है क्या पूरी तरीके से, तब तक ये कह पाना कठिन है कि वेग ऑफ द यूनिवर्स क्या है, टोटल ब्रह्मांड का तोलन क्या होगा। ये एक बड़ी पहेली है अभी पूरी विज्ञान जगत के सामने। हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स में पढ़ेंगे आप लोग ब्रह्मांड का इतिहास। तो क्या है ब्रह्मांड का इतिहास, बहुत सारी थ्योरीज दी गई, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके अब तक एक थ्योरी है जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, वो मिस्टर एबिजाज लेमेत्री जो साइंटिस्ट हैं बेल्जियम के, उसने इसका प्रतिपादन किया था। तो इसके अकॉर्डिंग निकल के आ रहे हैं। अब हम वेरियस थ्योरी की बात करें, देखते हैं मल्टीवर्स थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी है, कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी है, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है, वाइब्रेटिंग यूनिवर्स थ्योरीज है, और आपकी बिग बैंग थ्योरी है, बहुत सारी और भी अन्य थ्योरीज हैं। लेकिन उन सब पर जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या फिर उनकी जो मैथमेटिक्स की गई, तो वो अब तक उतनी सटीक हमें जानकारी, ज्ञान या बहान या न्यू कहें कि उसके बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज नहीं दे पा रही थी, कह सकते हैं कि जितना जो है हम लोग बिग बैंग थ्योरी से। तो वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी इस पर जो है राजी हुई है अभी तक कि ये द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी बाय द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी इज नोन एज द बिग बैंग थ्योरी। यानी ये अब तक जो है पूरे विश्व के संसार के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा अब तक जो है एक सर्वमान्य थ्योरी जिसका नाम बिग बैंग थ्योरी रखा है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, यानी हिंदी में कहें तो 13.7 अरब साल पहले पूरी दुनिया जिसे आप देखते हैं, पूरी दुनिया जो दिखाई भी नहीं देती, पूरा ऑल अबाउट ब्रह्मांडीय दुनिया जिसकी बात कर रहे हैं, वो जो है एक छोटे से मटर के दाने के समान एक घनीभूत छोटे से बिंदु के पॉइंट पर रहा होगा। अब ये बात हजम नहीं होगी, आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है कि ये सब जो दिखाई दे रहा है इतने छोटे में आ जाए। हाँ, ऐसा ही है ये यूनिवर्स, ये जैसे दिखाई दे रहा है इतने बीच में, अगर इसको ऐसे ऐसे कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करते करते इतना कंप्रेस कर देंगे, अगर इन्फिनिटी कंप्रेस कर देंगे तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। सच बात है, ये चीजें समझने की है। थोड़ा देख रहे हैं कि टाइम 10⁻³ सेकेंड्स, इतना कम समय में इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा ऊर्जा जो है वो निकलती है। इतना टाइम टेम्परेचर शुरू हुआ, उसके बाद ग्राइंडर बृहदीकरण युग जिसे कहते हैं, फिर क्वार्क्स बनते हैं, जैसे कि 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स भी होते हैं, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज बॉटम वगैरह। तो ये क्वार्क्स बनते हैं, मतलब छोटे छोटे कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है तो आपका एटम है,
एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स से मिलकर के एटम बना है, उसके अंदर भी 99.99% पार्ट खाली है। बहुत सारी ये जो देख रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ों को अब तक समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ज़्यादा अच्छी तरीके से जवाब देती हुई जो थ्योरीज है वो ये देख रहे हैं हम लोग। ये रेडिएशन डोमिनेटेड एरा है जो 100 सेकंड्स तक रहता है, जिसमें क्वार्क्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लेप्टॉन वगैरह बन रहा है, यानी ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी ये कह सकते हैं मूलभूत कणों का निर्माण हो रहा है, एनर्जी का निर्माण हो रहा है, फोटॉन्स वगैरह बन रहे हैं, जैसे कि सूर्य के अंदर से ये जो ऐसे निकल के आ रहा है वो फोटॉन्स ही हैं। ये लाइट वगैरह में निकलनी बहुत सारी ये जो फोटोनिक फॉर्म होती है, बहुत छोटे छोटे कण ऊर्जा के पैकेट से बंडल के तौर पे आ रहा है, उन्हें सेम टाइम में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है। जैसे कि अगर वो कणों के तौर पे माना जाए तो फोटोन कण है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, ये सब तरंगें जो वेव्स ही हैं, तो ये बनता है। फिर इतना टाइम टेम्परेचर एनर्जी जब लग रहा है तो यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। फिर डोमिनेटेड एरा जो है वो डार्क मैटर वगैरह बनना शुरू होते हैं, इसमें स्टार गैलेक्सीज प्लेनेट्स धूल गैस डस्ट पार्टिकल एनर्जी इनका फॉर्मेशन इतना टाइम टेम्परेचर एनर्जी में होता है। और आज से पिछले 4.5 बिलियन 4.5 अरब साल पहले हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, जिसमें ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस के तरह फाइंड आउट कर पा रहे हैं हम लोग कि उसमें जो है वो हमारा सन जैसे मैंने बताया वहां पर बना। और फिर जो है ऐसे करके हम लोग जो है वो एक श्योर एंड सर्टेन लॉक है, गोल्डी लॉक जोन, माने अपने पेरेंट स्टार यानी सूर्य से हमारा ग्रह न ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर होता और बर्फीला बहुत हो जाता, तो जीवन का प्रादुर्भाव नहीं होता। ज्यादा पास होता तो क्या होता, तब भी यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि रेडिएशन बहुत ज्यादा हो जाता। तो हम एक निश्चित दूरी पर हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्डी लॉक जोन, यानी 1 AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या यूनियन कह सकते हैं। तो उतने मतलब यह कैसे है कि 15 करोड़ किलोमीटर, यानी ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, इस गोल्डी लॉक जोन में हमारा पृथ्वी पड़ा है। और पृथ्वी पर जो है लगभग ऑन एन एवरेज जो निकल के आता है 3.6 बिलियन ईयर से यूनिसेलुलर, बाइसेलुलर, ट्राइसेलुलर, मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हो चुके हैं। अब जीवधारियों की संरचना बड़ा जटिल हो गई है। आपका बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, करोड़ों सेल्स हैं आपकी बॉडी में, सेल्स खत्म हो जाती है, बॉडी ह्यूमन की खत्म हो जाती है, मानते हैं कि डेथ होगी ह्यूमन की, तो ये सब सेल्स का कमाल है। तो हम लोग मल्टी सेलुलर हो गए, बहुत सारी सेल्स है ना हमारी बॉडी में, ये सेल्स चल रहा है तब तक बॉडी चल रहा है। उसके बाद में बहुत सारे ऑर्गन है आपके, जैसे कि मान लो लीवर अलग है, फेफड़े अलग है, बहुत सारी चीजें, तमाम ऑर्गन। तो हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स लैब हो चुके हैं, और अब तमाम जीवधारी जो भी धरती पर है उनकी भी लैब बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जा रही है चीजों में। और ये ब्रह्मांड जो है इसके अकॉर्डिंग आज से 13.7 अरब साल पहले बन करके, यानी शुरू होकर के बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बढ़ता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, कहीं कहीं तो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा बढ़ती हुई चीजें प्राप्त हो रही हैं। बड़ा अजीब है ये सारी चीजें, और ये बढ़ता 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 अब तक जो कैलकुलेशन है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 93 बिलियन लाइट ईयर में ब्रह्मांड फैल चुका है, यानी 93 अरब लाइट ईयर में फैल चुका है। एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड की स्पीड से अगर लाइट जा रही है, और जा रही है जाते 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 1 साल तक पूरी जाए, तो 1 लाइट ईयर। और ये है 93 अरब लाइट ईयर में फैल चुका है, और फैलता ही जा रहा है। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ तक फैलेगा। हो सकता है ये फैलता जाए फैलता जाए फैलता ही जाए, या फिर फैलते फैलते मान लीजिए जैसे गुब्बारा लिया और उस पर पॉइंट्स लगा दिया आपने, और फिर फुलाना शुरू किया, तो गुब्बारे पे जो पॉइंट्स होंगे वो फूलते फूलते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, हवा भरेंगे तो फूलते जाएंगे। हो सकता है आपकी हवा खत्म हो जाए तो वहां के वहीं आ जाए, या फिर आप फुलाते जाए फट जाए। तो यही ब्रह्मांड के साथ में भी देखा जा रहा है। हो सकता है बिग रेप हो, बिग क्रंच हो, या फिर कुछ और हो इसके साथ में, लेकिन अब तक देख रहे हैं कि तो हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि आज से 13.7 अरब साल पहले से शुरू होकर के, और ये ब्रह्मांड 93 अरब लाइट ईयर में फैल चुका है, और ये फैलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इस समय हम हैं इस अनंत विस्तारित ब्रह्मांड में, और इसी का नाम रखा है हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का इतिहास। तो ये शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में था। दूसरा आप देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि वास्तव में ये लाइट कैसी है, उस लाइट को अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि ये जो है वो रेनबो आ रहा है इसमें, यानी यूं कह सकते हैं वो इसका स्पेक्ट्रम है, वर्णक्रम है। वर्ण मानी कलर कहते हैं, श्याम वर्ण का है, श्वेत वर्ण का है, और क्रम मानी सीरीज, ऐसे ऐसे सीरीज से जो आए उसी को वर्ण क्रम कह दिया। जैसे कि ये लाइट आप देख रहे हैं, वास्तव में आपको लगेगा ये सफेद है, लेकिन ये अपना अंदर जो है उस सातों लाइट को छुपाई हुई है, यानी कह सकते हैं ये जो है इसका वर्णक्रम है। ऐसे ही करके हर चीज का अलग अलग वर्णक्रम होता है। तो ये नियोन का वर्णक्रम है, स्पेक्ट्रम है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं, ऐसी ऐसी लाइन पड़ी है, इसको स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक देखा हमने, इतना नैनोमीटर, ये इतना इतना सबका मेजरमेंट लिया, और अब किसी में भी ये रेड वाला ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि रेड शिफ्ट बढ़ रहा है। यानी रेड शिफ्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो चीजें, जिस तारे को हम देख रहे हैं वो हमसे दूर जा रहा है दरअसल। फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं कितनी दूर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है। और ऐसे ही अगर ब्लू शिफ्टेड हुआ
तो पास पास आ रही चीजें यानी वो टकरा जाएंगी, इतनी पास आएंगी तो देख रहे हैं कि एक दूसरे के पास में गैलेक्सी जिस स्पीड से जा रही है और ऐसे करके इतनी स्पीड से इतने साल बाद टकरा जाएगी। तो तमाम कैलकुलेशन जो है हम लोग देखते हैं कि कौन से तारे में क्या क्या तत्व हैं, उस तारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स किन से मिलकर के बना है, कौन कौन सी चीजें हैं, इससे फाइंड आउट करते हैं लिथियम क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, नियोन के स्पेक्ट्रम क्या है। तो ये सब उस तारे की हाइट रिवीलिंग करते हैं। तो ये दिखा रहा है पूरा कि जैसे इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ वगैरह ड्रॉ करें या फिर जो है हम लोग इनके बारे में स्पेक्ट्रम को जाने। तो ये लाइट टेल स्टोरीज है, मतलब तारों के रहस्य खोलता है, ये कह सकते हैं, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा